नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़ की तरह आज भी शाम बहुत प्यारी थी। दिल्ली की सड़कों पर चक्कर काटते हुए रोहन को आज कुछ साल बीत गए थे। इन्हीं सड़कों और गलियों से उसकी बहुत पुरानी पहचान थी। अचानक प्रीत विहार के बस स्टैंड पर एक युवती की झलक उसे दिखाई दी। चेहरा भी कुछ उसे जाना पहचाना सा लगा था। वह अपनी कार को सड़क के किनारे लगाकर उसे देखना चाहता था, परंतु बस के लिए लाइनों में लगे लोगों के हुजूम में वह कभी चुप जाती, कभी नज़र आ जाती थी। रोहन ने सोचा, मैं अनायास ही क्यों ऐसी हरकत कर बैठता हूँ। किसी अनजान को देखने के लिए इतना अधीर क्यों हो जाता हूँ। इसी उधेड़-बुन के साथ वो कार में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रोहन श्रीपति मिश्रा जी की इकलौती संतान था, जो कि अपने समय में रईसी की मिसाल माने जाते थे। ऐसे में पुत्र का मनचला होना कोई बड़ी बात नहीं थी। रोहन नीलिमा का पड़ोसी भी था। दोनों साथ साथ पढ़े लिखे और प्रीत विहार की गलियों में साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। नीलिमा के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उनके पास रोहन की तरह आलीशान महल तो नहीं था, पर सर छुपाने को टूटी फूटी ही सही छोटी सी झोपड़ी तो थी ही। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके पास बहुत पैसा तो नहीं, पर स्वाभिमान की दौलत ज़रूर थी। नीलिमा भी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। जीवन की बगिया भरी पूरी थी। अचानक उस बगिया के माली यानी पिता की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया। हर एक निगाह भौरा बनकर उसे चूस लेना चाहती थी। हर एक हाथ उसे दबोच लेने और मसल देने को तैयार पड़ा था। नीलिमा नाम के अनुरूप ही बला की खूबसूरत भी थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी नीलिमा प्यासों को शरबत सी लगती थी। उसके हुस्न का जाम पीने के लिए लोग आहें भरते, उसकी दहलीज के चक्कर काटते दिखाई देते थे। ईश्वर ने उसे रूप का खजाना दे दिया था। बला की खूबसूरत थी वह। एक तो पिता का साया नहीं और ऊपर से यह रूप। उसका जीना दुश्वार सा हो गया था। लोगों की नज़रों से बचाती, छुपती छुपाती कैसे भी अपने को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। पिता एक दुकान में मुनीम थे। उन्हीं की कमाई से घर का सारा खर्चा चलता था। अब वे रहे नहीं। मजबूरी में माँ ने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने का बीड़ा उठाया। नीलिमा भी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन देती थी, जिससे माँ बेटी की आमदनी से 2 जून का खाना, कपड़ा, दवा हो जाता था। नीलिमा ने कई बार अपनी पढ़ाई रोकनी चाही, पर पढ़ने की ललक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जैसे ही नीलिमा ने अपनी उम्र का 16वां बसंत पार किया, उसकी माँ ने उसे रोहन से ज़्यादा मिलने को भी मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि बेटी पर कुछ दाग आए। बड़े घर के बच्चे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं, यह नीलिमा की माँ हमेशा कहा करती थी। पर होने को किसने रोका है और नसीब के लिखे को किसने बदला है। इसी तरह रोहन और नीलिमा के बीच प्यार के बीज अंकुरित हो रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ कमसिन प्यार भी परवान चढ़ने लगा। 12वीं की परीक्षा भी आ गई। दोनों अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। परीक्षा खत्म होते ही और रिजल्ट निकलने के दरमियान जो भी वक्त मिला, दोनों बेहद करीब आ गए। कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ गया। दोनों ने अव्वल नंबर से पास किया था। रोहन के माता पिता के आदेश अनुसार रोहन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा, परंतु नीलिमा के पास आगे पढ़ाई के लिए कोई जरिया नहीं था। ऐसे में नीलिमा ने घर के बाहर भी जाकर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। एक तो गरीबी, ऊपर से उम्र की बीमारी ने नीलिमा की माँ को तोड़ कर रख दिया था। एक दिन बीमारी और लाचारी से जूझती हुई वह इस दुनिया से चल बसी।
माँ के बिना नीलिमा बेसहारा और रोहन से दूरी को लेकर खुद को पहले से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी। प्यार का वह सिलसिला खतों तक सिमट कर रह गया। धीरे धीरे एक दिन वह भी समाप्त हो गया। इस भीड़ भरी दुनिया में नीलिमा अकेली रह गई। रोहन का इंतजार करते करते नीलिमा पूरी तरह अकेली होकर टूट गई। उसके चारों तरफ सिर्फ दलदल थी। जरा सी चूक और वह उस दलदल में डूब सकती थी। किसी तरह ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा और खतों के जरिए अपना दुख लिखती और रोहन के पते पर भेजती रही, परंतु कोई जवाब नहीं आया। कभी कभी अपनी यादों के राजकुमार को सीने से लगाकर खुश हो लेती थी। नीलिमा की जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। अब वह उस इंतजार में अपने को दुनिया से बचाए प्यार के वादों के साथ सिसक सिसक जीती रही। एक दिन उसे पता चला कि रोहन वापस भारत लौट आया है, परंतु उसने अपने दिल की बस्ती में किसी रईसजादी विदेशी को बसा लिया है। नीलिमा शीशे की तरह चटक कर टूट बिखर गई। उसे सबके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। एक बच्ची के पिता उसे हमेशा गंदी नज़रों से देखा करते थे, पर लाचार और बेबस उसकी ज़िंदगी की गाड़ी भी तो इसी ट्यूशन की पटरी पर दौड़ रही थी। अगस्त का महीना था, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। नीलिमा उस बारिश में जब उस बच्ची के घर में ट्यूशन के लिए पहुंची तो नीलिमा बुरी तरह से भीग चुकी थी। पूरे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। शरीर और कपड़े का फर्क ही नहीं दिख रहा था। आज घर में मेम साहिब भी नहीं थी। वह घर लौट आने के लिए जैसे ही पलटी, उस बच्ची के पिता ने उसे रुक कर जाने को और कपड़े सूखने तक ठहर जाने के लिए कहा। बारिश हल्की हो जाने के इंतजार में नीलिमा बैठ तो गई, पर उसकी निगाहों ने किसी अनहोनी को भांप लिया था। वह सतर्क थी। बारिश थमी तो वह अपना बैग उठाए मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक एक मजबूत पंजे ने उसे अपनी ओर खींचकर दबोच लिया। वह एक चीख के साथ वहीं बेहोश हो गई थी। जब तक उसे होश आया उसकी अस्मत तार तार हो चुकी थी। वह खुद को समेटे पुलिस कंप्लेंट भी करने गई तो वहाँ भी उस पर बदचलन का लेबल लगाकर भगा दिया गया। उसने फैसला किया, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। घंटों रोड के किनारे गुमसुम दर्द से जूझती बैठी रहने के बाद वह अचानक तेज कदमों से मेट्रो रेल लाइन की तरफ चल पड़ी। जैसे ही नीलिमा ने पटरी पर कूदना चाहा, एक औरत ने उसे लपक लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। उसने कड़क आवाज़ में पूछा, यह क्या करने जा रही थी तुम? जिंदगी अनमोल है, यह आसानी से नहीं मिलती, इसे जीना सीखो। इतना सुनते ही नीलिमा उसके गले से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही और अपनी सारी आप बीती उस महिला को सुना डाली। कुछ देर बाद उस महिला ने, जिसका नाम सोना था, उसने नीलिमा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नीलिमा ने पूछा, कहाँ? उसने उत्तर दिया, जहाँ प्यार और सुकून के लिए बोलियाँ लगती हैं, जहाँ दुखों के मुंह पर दौलत की जूतियाँ बरसती हैं, वहाँ चलोगी? नीलिमा आश्चर्य में डूबी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ। सोना ने कहा, नीलिमा, जिसे दुनिया जी.बी. रोड के नाम से जानती है, वही मेरा ठिकाना है। चलो चले। यहाँ इन गलियों में लोग पैसे देकर कुछ देर के लिए प्यार खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्यार महसूस नहीं किया जाता, प्यार बेचा और खरीदा जाता है। नीलिमा के पास बचा लेने के लिए कुछ था भी नहीं। वहाँ उसके पास एक महफूज आशियाना था और सोना भी। वह चल पड़ी सोना के साथ। कालचक्र वक्त के साथ आगे बढ़ता रहा। जिंदगी की गाड़ी आगे सरकती रही। एक शाम ग्राहक के इंतजार में नीलिमा को बस स्टैंड पर टहलते रोहन मिला। वह अपने मनचले स्वभाव की वजह से जैसा था, उसी अंदाज में नीलिमा के करीब जैसे ही आया, वह चौंक पड़ा। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, नीलिमा, तुम? नीलिमा ने भी पलटकर रूखे लहजे में कहा, हाँ मैं।
और फिर नीलिमा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रोहन को मानो बिजली का एक जोरदार झटका लगा हो। उसकी सारी करतूतें उसे कोसने लगी। रोहन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे नीलिमा, मैं आज तक सच्ची मोहब्बत के लिए परिवार वाला होकर भी तरस रहा हूँ। देखो नीलिमा, ईश्वर ने फिर से हमें मिलवा दिया। नीलिमा ने कड़े लहजे में जवाब दिया। तुम किसके लिए तरस रहे हो? उस नीलिमा के लिए जिसे तुमने खिलौनों की तरह खेला, तोड़ा और फेंक कर चले गए। रोहन गिड़गिड़ाता रहा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ नीलिमा, देखो तुम्हारी बद्दुआ ही लगी है कि आज भी मैं दुखी हूँ। दौलत है, शोहरत है, पर शांति नहीं है। नीलिमा ने पैर पटकते हुए झुंझला कर कहा, बकवास बंद करो। अब इन घटिया बातों में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करती और ना इसके लिए मेरे पास वक्त है। चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्यार वालों का हुजूम है, बेशुमार लोग हैं और दौलत भी है। यह जवाब सुनकर हैरानी जाहिर करते हुए रोहन ने तपाक से पूछा, कैसे? तुम इतनी खुश मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? क्या काम करती हो तुम जिससे तुम्हें इतना सुकून मिलता है? नीलिमा ने उसकी आश्चर्य से फटी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, चलो बता देती हूँ तुम्हें। सुनो, मैं प्यार बेचती हूँ, चंद घंटों के सुकून की बोली लगाती हूँ और इसके बदले मुंह मांगी रकम लेती हूँ। मैं सौदागर हूँ प्यार और सुकून की। तुम जैसे रईस इसे खरीदते हैं ऊंचे दाम पर, समझे? रोहन के ऊपर मानो पूरा पहाड़ गिर गया हो। उसकी आंखों पर अंधेरा सा छा गया। रोहन पथराई आंखों से नीलिमा को ताकता वहीं धम से जमीन पर बैठ गया। नीलिमा के सामने उसी वक्त एक कार आकर रुकी। वह रोहन को बीच से धकेलते हुए कार में जाकर बैठ गई। वो निकल चुकी थी फिर किसी के लिए प्यार और सुकून की डिलीवरी देने। दोस्तों, यह कहानी हमें समाज का वह काला चेहरा दिखाती है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। किसी ने सच कहा है, कलयुग है और इस कलयुग में इंसान को इंसान की ज़रूरत ही नहीं रही। किसी को कुछ दिखता है तो वह सिर्फ और सिर्फ पैसा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।